आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी के स्कैनर एजुकेशन पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ एक एडिटोरियल, और इसको हम एक आरसी पैसेज की तरह ट्रीट करेंगे। और आखिरी में मैंने कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करे हैं जिसको हम साथ ही बैठकर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और 2 के अंदर आ सकता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं अभी के लिए। देखेंगे इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आप देते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसको और इम्प्रूव करते हुए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी लेके आ सकेंगे। तो आप ज़रूर से सेशन के आखिरी में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि सेशन कैसा रहा और आपको ये सेशन कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो शुरू करते हैं अपना पैसेज और इसका मीनिंग समझते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। डोंट रिएक्ट आरबीआई, rise in retail prices is not driven by excess demand, therefore interest rates should remain unchanged। यहां कह रहा है कि आरबीआई को कोई कह रहा है कि डोंट रिएक्ट, आप रिएक्ट मत करो कि रिटेल प्राइसेस में जो राइज है वो एक्सेस डिमांड की वजह से नहीं है, इज नॉट ड्रिवन बाई एक्सेस डिमांड। देयरफॉर इंटरेस्ट रेट्स शुड रिमेन अनचेंज। देयरफॉर इंटरेस्ट रेट, आरबीआई कौन सा रेट सेट करता है? बहुत सारे इंटरेस्ट रेट सेट करता है। तो हमारे लिए जो मेन कंसर्न वाला होता है इंटरेस्ट रेट, वो होता है रेपो रेट। तो बेसिकली ये कह रहा है इंटरेस्ट रेट्स शुड रिमेन अनचेंज, उनको रेट को चेंज मत करो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोस्टली एडिटोरियल है तो इसमें मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं। अदरवाइज जब आपका आरसी पैच एग्जाम में आएगा उसमें कभी टॉपिक आपको दे के नहीं आएगा। वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या टॉपिक हो सकता है इन जनरल, जैसे कि क्वेश्चंस भी फ्रेम करने में आसानी हो जाती है। अब देखो, रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई वंस अगेन ब्रीच्ड आरपीआईज अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ 6%। रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में कह रहा है कब? जुलाई में। इन जुलाई वंस अगेन, फिर से उसने ब्रीच कर दिया, यानी कि पार कर गया, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? आरबीआई की अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि मैक्सिमम उसने सेट करके रखा हुआ था कितना? 6%। और रिटेल इन्फ्लेशन उसको ब्रीच करके, उसको तोड़ते हुए आगे निकल गया। तो सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो था 7.4% जुलाई में, ड्रिवन मेनली बाय फूड इन्फ्लेशन। इसका मेन ड्राइवर क्या था? मेन क्या चीज थी जिसने इस इन्फ्लेशन को बढ़ाया? वो था फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस में बढ़ोतरी, बेसिकली महंगाई। तो महंगाई अलग अलग दर पे होती है। कोई चीज की महंगाई, फोन भी आपका रेगुलरली महंगा होता जा रहा है, लैपटॉप महंगा होता जा रहा है, एग्जाम के फॉर्म्स महंगे होते जा रहे हैं। तो हर चीज में इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे फूड की इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। इफ द सर्ज इन इन्फ्लेशन लास्ट ईयर वॉज लेड बाई एनर्जी प्रोडक्ट्स, अगर जो बढ़ोतरी है, सर्ज यानी बढ़ोतरी, इन इन्फ्लेशन महंगाई में पिछले साल वॉज लेड बाई एनर्जी प्रोडक्ट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ था। एनर्जी प्रोडक्ट्स मतलब गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोल डीजल हो गया, तो ये सब एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। फूड प्राइस इन्फ्लेशन नॉट ओनली फॉलोड, ये जो खान पान का यानी फूड का, जितने रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, इसका जो प्राइस का इन्फ्लेशन हुआ है वो ना ही सिर्फ पीछे पीछे आया पर साथ ही कंटिन्यू किया, रिमेन एलिवेटेड, बट हैज कंटिन्यू टू रिमेन एलिवेटेड, यानी कि जो पहले बढ़ा था वो अभी तक बढ़ा हुआ है। इट हैज रिमेन्ड एलिवेटेड। A look at the wholesale price trend illustrates that the nature of policy makers challenge। एक नजर किस चीज पे? होलसेल प्राइस ट्रेंड पे। अब देखो, प्राइसेस जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर लेवल पे भी होते हैं, होलसेल लेवल पे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, और साथ ही साथ आपका रिटेल लेवल पे भी होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चरर माल को बनाता है, होलसेलर जो होता है मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर तक पहुंचाता है, और रिटेलर जो होता है हम जैसे आम नागरिक यानी कस्टमर तक बेच देता है लाके। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो होलसेल प्राइस का ट्रेंड है, होलसेल लेवल पे, थोक के लेवल पे, तो वो इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? पॉलिसी मेकर के चैलेंज के बारे में बताता है। यानी इस सेंटेंस से हमें ये समझ में आया कि हमें कुछ इसके बारे में अभी और इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसके बारे में? कि थोक के दामों में क्या चल रहा है। सिंस अप्रैल के महीने से होलसेल मार्केट्स हैव रिकॉर्डेड डिफ्लेशन, यानी कि अप्रैल के महीने से होलसेल मार्केट ने डिफ्लेशन दर्ज किया है। मतलब क्या? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन माने महंगाई कम होना। तो यहां पे कह रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ओवरऑल, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पर जो आपका होलसेल लेवल पे आपका होलसेल प्राइस ट्रेंड है वो तो घट रहा है। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स वॉज -1.3% इन जुलाई। जुलाई में होलसेल प्राइस इंडेक्स माइनस में चला गया, यानी जो चीज 100 रुपए की थी अब वो 98 रुपए 64 पैसे की हो जाएगी, -1.36%। ड्यूरिंग द सेम पीरियड
उसी समय के दरमियान होलसेल फूड प्राइसेस मूव्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब होलसेल प्राइस कम हो रहा है ओवरऑल, बट होलसेल में जो फूड प्राइसेस हैं वो उसके उल्टे तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेडली इंक्रीजिंग बिफोर अ सर्ज, धीरे धीरे पहले बढ़े फिर एकदम से बढ़ गए। इन जुलाई लेड टू फूड इन्फ्लेशन ऑफ 14.25%। जो सामान पहले 100 रुपए का था अब 114.25 रुपए का हो गया। 14.25% की इंक्रीज आ गया। आगे टिपिकली ट्रेंड्स इन द होलसेल मार्केट, टिपिकली आमतौर पे ट्रेंड्स इन द होलसेल मार्केट गेट कैप्चर्ड इन द रिटेल प्राइसेस आफ्टर अ लैग। जो होलसेल मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड किसमें, होलसेल मार्केट में, गेट कैप्चर्ड यानी कि सेम चीज हमें देखी जाती है या फिर सेम चीज वो पकड़ता है। कौन पकड़ता है, रिटेल मार्केट। कब, आफ्टर अ लैग। लैग क्या होता है, जैसे मान लो वीडियो देख रहे हो, नेट धीमा हो गया तो फिर बफर करने लगता है या फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो वो लैग आ रहा है, ठीक है, एक अटकने को लैग करना कहते हैं। Therefore, the trends indicate that the outlook for retail inflation, if food is taken out of the equation, is benign. Therefore, यानी कि the trend indicate, ये जो ट्रेंड हमने अभी ऑब्जर्व किया रिटेल वाला और होलसेल वाला, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो आउटलुक है, जो नजरिया है हमारा आगे का रिटेल इन्फ्लेशन का, आगे का रिटेल इन्फ्लेशन का, अगर फूड को इस इक्वेशन से हटा दिया जाए, टेकन आउट ऑफ मतलब उसको हटा दिया जाए इक्वेशन से, इज बेनिग्न। बेनिग्न मतलब क्या होता है, काइंड, जेंटल, ठीक है, काइंड हो गया, जेंटल हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में को लेके, अगर फूड इन्फ्लेशन को इक्वेशन से हटा दिया जाए, ठीक है। अब क्योंकि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स में नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दिया है, अगर हम फूड प्राइस को ना देखें तो यानी कि अगर रिटेल प्राइस को आप ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि रिटेल प्राइस भी सेम ही चीज दोहरा देता है जो होलसेल प्राइस में दिखाई देता है, तो यहां भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफ्लेशन आ जाए अगर हमने फूड को उस इक्वेशन में काउंटर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। फूड हाउएवर remains a significant part of an average family's consumption basket and it contributes about 46% of the CPI। ये क्या कह रहा है, ये जो खान पान की चीजें हैं, हालांकि, however माने हालांकि, remains a significant part, एक बड़ा पार्ट बन के आता है किसमें, किसी भी एवरेज फैमिली यानी कि मिडिल क्लास कोई भी फैमिली होती है, एवरेज फैमिली होती है, उसके कंजम्पशन बास्केट में। कंजम्पशन बास्केट मतलब कंजम्पशन ये नहीं केवल फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे किसी दुकानदार या बिजनेस पर्सन के लिए आप कस्टमर कहलाते हो, सरकार के लिए हम कंज्यूमर हो जाते हैं, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में। मार्केट इन द सेंस हमारे अगल बगल, इन जनरल दुनिया में, तो हर रिसोर्स को आप यूज कर रहे हो, आप बिजली यूज कर रहे हो, आप लैंड यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप वाटर यूज कर रहे हो, आप वुड यूज कर रहे हो, तो अलग अलग तरह से आप यूज कर रहे हो चीजों को, तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप कंज्यूमर हो गए। आप कंज्यूमर हो गए तो अब आप जो सेट ऑफ चीजें जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी कंजम्पशन बास्केट हो गई। तो वो कह रहा है कि कंजम्पशन बास्केट का किसी भी एवरेज फैमिली के लिए 46%, 46% खाने में हो जाता है। अब अगर 46% में महंगाई आएगी तो ओवरऑल तो हमारे कंजम्पशन बास्केट में हमें महंगाई तो महसूस होनी ही होनी है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए आरबीआई चैलेंज, आरबीआई का चैलेंज है, इज टू जज इफ द प्रेशर फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन इज गेटिंग जनरलाइज्ड। तो आरबीआई के सामने चैलेंज ये आया कि वो जज करे, वो समझे, वो निर्णय ले कि ये जो प्रेशर है किस चीज से, फूड के इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि ये 46% आ रहा है सीपीआई का, वो जनरलाइज हो रहा है कि नहीं, इज गेटिंग जनरलाइज, वो जनरलाइज हो रहा है कि नहीं, मतलब कि ये हर जगह हो रहा है। मतलब ऐसा जनरल आप किस चीज को कहते हो, जैसे समझ लो कि कोई भी चीज ले लो, जिस चीज में सब चीज पे जो एप्लीकेबल हो जाती है उसको जनरलाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉयज लाइक टू राइड बाइक, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया कि भाई सब लड़कों को बाइक चलाना बहुत पसंद है। बॉयज लाइक टू, मेन लाइक टू एक्सरसाइज अ लॉट, जो अक्सर केसेस में सही होता है, तो उन लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद होता है, तो जनरल स्टेटमेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है। तो ये कह रहा है कि आरबीआई का चैलेंज है कि फूड इन्फ्लेशन जनरलाइज वे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना उसको। इफ आरबीआई कंक्लूड्स, अगर आरबीआई को ये कंक्लूजन मिलता है कि जनरलाइजेशन है, देयर इज जनरलाइजेशन किसका, ऑफ प्राइस प्रेशर
ओरिजिनेटिंग इन फूड और फ्यूल, फूड से या फ्यूल से, फ्यूल क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट। अगर प्राइस प्रेशर है जो आ रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है किससे, खाने से या फ्यूल से, इट पुशेस अप इंटरेस्ट रेट्स टू हेड ऑफ सेकेंड राउंड इम्पैक्ट, वो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा देता है। ठीक है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा देता है टू हेड ऑफ, हेड ऑफ मतलब किसी चीज को काट देना, हेड ऑफ सेकेंड राउंड इम्पैक्ट्स। अब सेकेंड राउंड इम्पैक्ट्स इसको ऐसे समझो, पहला क्या हुआ, पहले महंगाई बढ़ गई, ठीक है, अब महंगाई और बढ़ सकती है तो वो राउंड 2 हो जाएगा, बट उसको काटना चाह रहा है आरबीआई, कैसे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, तो हेड ऑफ कर देगा, कट ऑफ कर देगा उसके सेकेंड राउंड के इम्पैक्ट को। दिस इज व्हाट इट डिड इन मई 2022। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट से कैसे बढ़ता है प्राइस, कैसे नहीं बढ़ता है प्राइस, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेरी एक बात गांठ बांध के याद रख लो, अगर स्पेसिफिक आर्टिकल के इंडस्ट्री या फिर टॉपिक जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अगर वो स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी आ रही है और अगर तुम्हें उसका मतलब नहीं पता है तो तुमको उसको डिफिकल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। वोकैब का मतलब पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है, ओवरऑल जिस्ट समझना इस केस में ज्यादा जरूरी हो जाता है, और सेकेंडली क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका मतलब समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, मान लो सेकेंड राउंड इम्पैक्ट समझ नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कैसे इन्फ्लेशन कम होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा। ये जो पैसेज है यही आपका भगवान है, इसके अंदर जो लिखा है केवल उतना ही आपको मान के चलना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई वोकैब नहीं आ रही है तो कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिटवीन मई 2022 एंड फरवरी 2023, यानी कि इस समय के बीच में, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेती है, इंक्रीज द पॉलिसी रेट और रेपो रेट, रेपो रेट क्या, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, बाय 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स टू 6.5%। परसेंटेज पॉइंट्स को तो आप फंडा जानते ही हो, 2.5 परसेंटेज पॉइंट है, यानी कि पहले 4 रहा होगा अब 6.5 हो गया है। ठीक है, इट वॉज अ स्टीप इंक्रीज इन अ शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल सही बात है, 4% से सीधा 6.25%, 6.5% हो गया, तो स्टीप इंक्रीज यानी कि एकदम से बढ़ोतरी हो गई, स्टीप, शार्प। As RBI's actions take time, as RBI's actions take time to work their way through commercial markets, जैसे कि आरबीआई का जो एक्शन है, कौन सा एक्शन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, वो समय लेता है किस चीज में, अपना इंपैक्ट दिखाने में कमर्शियल मार्केट पे, कमर्शियल मार्केट इन द सेंस कोई भी बाजार जहां पे लेन देन हो रहा है, तो वो वर्क देयर वे थ्रू का मतलब क्या है कि वो अपना इंपैक्ट वहां दिखाने में समय लेता है। The full impact of the increase in repo rate hasn't yet shown up. ये कह रहा है कि आरबीआई जो कुछ भी कर रहा है इंटरेस्ट रेट इंप्रूव करके, आगे बढ़ा के, इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए, उसका कंप्लीट जो इम्पैक्ट है वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, बोथ द वेटेड एवरेज, बोथ व्हाट, द वेटेड एवरेज टर्म डिपॉजिट, यानी कि जो आप टर्म डिपॉजिट बैंक में करते हो, एंड लेंडिंग रेट्स, यानी जिसपे लोन लेते हो, हैव इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉलर प्रपोर्शन। देखो 4 से 6.5% किया आरबीआई ने अपना रेट, लेकिन बैंक्स ने अपने रेट्स को बहुत ज्यादा उतना मॉडिफाई नहीं किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही ऊपर नीचे किया है, स्मॉलर प्रपोर्शन में। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए एट दिस स्टेज, इस लेवल पे आके, while keeping a close eye on the rise in CPI, while यानी कि साथ ही साथ देखते हुए आरबीआई देखती रहे किस पे, सीपीआई को, आरबीआई शुड नॉट यूज इंटरेस्ट रेट्स एज अ पॉलिसी टूल टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। यानी ये कह रहा है कि जितना आरबीआई मेहनत कर रही है, इस पूरे पैराग्राफ का जिस समझने की कोशिश करो, जितना आरबीआई मेहनत कर रही है कि वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन कर्व हो जाएगा, पर उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद उसका इंपैक्ट कमर्शियल मार्केट में दिखाई नहीं देता है। अब कमर्शियल मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है कैसे, क्योंकि जो बैंक्स हैं इनको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अभी भी एफडी और लोन का अपना जो रेट है वो मोटा मोटा उतना ही रखा है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया है कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट्स यानी रेपो रेट बाय द आरबीआई। तो ऐसे में आरबीआई को क्या करना चाहिए कि वो सीपीआई को तो ध्यान से देखता ही रहे, बट अभी इंटरेस्ट रेट को अपना एक पॉलिसी टूल को बना के ना रखे, इन्फ्लेशन को कर्ब या कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए।
देखो, अगर पीछे से ध्यान देते हुए आओगे, हर पैराग्राफ एक अलग कहानी बता रहा होता है, एक अलग बात कर रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। हर पैराग्राफ में ऑथर कोशिश करता है एक अलग आइडिया को ब्रिंग फॉरवर्ड करे, अपने बताने की कोशिश करे। अगर ये चीज समझ जा रहे हो तो क्वेश्चंस को एड्रेस करने में, अटैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जब आप इसका रीडिंग कभी कोई पैसेज किया करो तो कोशिश किया करो कि पहले तो अपने आप को सेंटेंस समझाओ ही समझाओ। जब तक अपने आप को सेंटेंस समझ में ना आ जाए, आपको अगले सेंटेंस में बढ़ना ही नहीं है पढ़ने के लिए, उसको क्लियरली अपने आप को समझाओ। उसके बाद जब पैसेज खत्म हो जाए तो कोशिश करो फिर से सेंटेंसेस को देखो एक बार और समझो कि क्या हमें समझ में आया, कि इसमें पूरा क्या लिखा हुआ था। ऐसे बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा। चलो आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट्स आर इफेक्टिव इन इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट्स आर इफेक्टिव इफ इन्फ्लेशन हैज बीन ड्रिवन बाय एक्सेस डिमांड। ये देखो, ये बात आई अब। इंटरेस्ट रेट्स आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव मतलब इंटरेस्ट रेट एज अ पॉलिसी बाय आरबीआई आर इफेक्टिव। वो इफेक्टिव कब होते हैं, जब इन्फ्लेशन हैज बीन ड्रिवन बाय, इन्फ्लेशन हो रहा है किसकी वजह से, एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन कब होता है, बहुत सारे रीजन से होता है। मान लो कोई आपकी फैक्ट्री है, आप सामान बनाते हो, वहां पे आप 100 रुपए का बेचते हो, उसको अपना 10 रुपए प्रॉफिट लेके 90 में बना ले जाते हो, ठीक है। अब जो आप सामान खरीद रहे हो बाजार से सामान को बनाने के लिए, अब आपको लागत 90 रुपए नहीं 100 रुपए आती है, तो 100 की जगह आप 110 में बेचना शुरू कर दोगे। ये एक इन्फ्लेशन का रीजन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, लोगों के हाथ में पैसे खर्च करने के लिए बहुत आ जाते हैं, तो वो सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। डिमांड सप्लाई वाला ग्राफ देखा ही होगा, और डिमांड और प्राइस वाला भी। तो वो कह रहा है कि जब एक्सेस डिमांड हो जाती है, तब अगर हम इंटरेस्ट रेट को यूज करें इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए, तब वो बहुत इफेक्टिव होता है। इन दैट केस एन इंक्रीज इन रेट कूल्स डाउन डिमांड विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन। यानी कि मैन्युफैक्चरर को बिना इम्पैक्ट करे अगर हम इंटरेस्ट रेट को इंप्रूव कर देते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। द ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन सिंस 2022 हैव बीन सप्लाई डिसरप्शंस। द ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन लाने वाले 2022 से कौन है, सप्लाई डिसरप्शंस। यानी जो माल पहुंच नहीं पा रहा है लोगों तक, उसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। जैसे रीसेंट एग्जांपल हमारा टमाटर का ही ले लो। टमाटर अब था ही नहीं, अब जब मार्केट में टमाटर है ही नहीं, तो जो जितना टमाटर है वो अपने आप ही उतना महंगा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो सप्लाई से रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं मार्केट में, इसकी वजह से सारे दाम बढ़ जा रहे हैं। द सोल्यूशन टू दीज डिस्ट्रप्शंस, इन डिस्ट्रप्शंस का सोल्यूशन है, लाइज नॉट विथ, किसमें नहीं है ये इसका सोल्यूशन, द मॉनेटरी अथॉरिटी बट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कह रहा है कि इस डिस्ट्रप्शन का सोल्यूशन मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई के पास नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट के पास है। द टाइटनिंग ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स, राइस एक्सपोर्ट्स को रोक देना, कर्ब कर देना, यानी कम कर देना, टाइट कर देना, एंड ऑफ लोडिंग इट्स स्टॉक ऑफ सीरियल्स, एंड ऑफ लोडिंग मतलब उसको हल्का कर देना लोड को, स्टॉक ऑफ सीरियल्स आर रीसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर्स टू डील विद द सिचुएशन। तो सरकार ने क्या किया सिचुएशन को डील करने के लिए, उसे राइस के एक्सपोर्ट को कर्ब कर दिया और जो सीरियल्स हैं उसको डंप कर दिया हिंदुस्तान के अंडर ही। आरबीआई हैज सिंस फेब्रुअरी सेंसिबली पॉज रेपो रेट इंक्रीजेस। और सिंस फेब्रुअरी आरबीआई ने क्या किया, समझदारी के साथ सेंसिबली पॉज्ड, उसको थोड़े दिनों के लिए रोक दिया, किसको, रेपो रेट इंक्रीजेस। अब जहां तक आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ा रहा है। इट शुड परसिस्ट विद दिस पॉलिसी। ऑथर कह रहा है कि आरबीआई को अपनी इस पॉलिसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, परसिस्ट करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, बहुत इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। तो आप अपने पहले सवाल पे आ जाते हैं। आपको मोटा मोटा तौर पे पैसे तो समझ आ ही गया है, तो कोशिश करिए आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिए, बाकी आंसर तो मैं बताऊंगा ही। व्हाट वाज द मेन ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन इन जुलाई एज मेंशन्ड इन द पैसेज। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एनर्जी प्रोडक्ट्स, एक्सेस डिमांड, फूड प्राइसेस, होलसेल मार्केट्स। तो इसका एकदम क्लियर आंसर है फूड प्राइसेस, ठीक है। एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग 10 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक वीडियो बना दूंगा उस पर मैं। फिलहाल ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर पैसेज के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डिड द आरबीआई इंक्रीज द पॉलिसी रेट यानी रेपो बिटवीन मई 2022 एंड फरवरी 2023। क्यों उसने इंक्रीज किया,
क्या उसने इंक्रीज किया डिमांड को कॉम्बैट करने के लिए, क्या उसने इंक्रीज किया सप्लाई डिस्ट्रप्शन को, क्या उसने इंक्रीज किया एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल ट्रेड? आंसर है टू कॉम्बैट एक्सेस डिमांड। क्यों? क्योंकि आरबीआई इसीलिए इंक्रीज ही करता है। अभी तो इसको पता ही नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्यों हुआ था, तो मई से लेकर फरवरी तक इंटरेस्ट रेट को अगर इंप्रूव कर रहा है तो वो एक्सेस डिमांड को कॉम्बैट करने के लिए ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस? इसके बारे में क्या कहा है? होलसेल प्राइसेस लीड रिटेल प्राइसेस विद अ शॉर्ट लैग। लीड मतलब पहले आगे होलसेल प्राइस रहते हैं, पीछे पीछे रिटेल प्राइस आ जाता है छोटे से लैग के साथ। बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी पढ़ो, रिटेल प्राइस लीड करते हैं होलसेल को, ऐसा नहीं है, पहले होलसेल चेंज होगा फिर रिटेल चेंज होगा। ऑपोजिट में ऐसा भी नहीं है, अनअफेक्टेड है ऐसा भी नहीं है। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज द पैसेज रिकमेंड दैट द आरबीआई शुड नॉट यूज इंटरेस्ट रेट्स टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एट दिस स्टेज? ये पूछ रहा है कि पैसेज ऐसा रिकमेंड क्यों करता है कि आरबीआई शुड नॉट यूज इंटरेस्ट रेट, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट यूज नहीं करना चाहिए एज अ पॉलिसी टूल टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एट दिस स्टेज। पहला क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हैव ऑलरेडी बीन रेज सिग्निफिकेंटली। ऐसा तो नहीं है, पैसेज में कहीं नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि पैसेज तो हमारा भगवान है। दूसरा क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाई एक्सेस डिमांड। मैं आता हूं इस पे, मैंने मिस टाइप कर दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन अप्रोप्रिएट मेजर्स, ऐसा भी नहीं कह रहा है। और द आरबीआई लैक्स द अथॉरिटी टू एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। एक्चुअली यहाँ पे नॉट हो गया, इन्फ्लेशन इज नॉट ड्रिवन बाई एक्सेस डिमांड, इट इज ड्रिवन बाई सप्लाई डिस्ट्रप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनिग्न एज यूज्ड इन द पैसेज? अब पैसेज में मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव वे में यूज हुआ था। ठीक है, पॉजिटिव वे में यूज हुआ था क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ था, तो रिटेल प्राइस इंडेक्स कम होने के काफी अच्छे पॉजिटिव आउटलुक हैं। तो हार्मफुल नहीं, अनप्रेडिक्टेबल नहीं, फेवरेबल हाँ, कॉम्प्लेक्स नहीं। वैसे इसका मतलब होता है काइंड और जेंटल। डिक्शनरी LDOC यूज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज जनरलाइज्ड प्राइस प्रेशर मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? जनरलाइज्ड प्राइस प्रेशर का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक इंक्रीज इन फूड प्राइसेस? नहीं। नेक्स्ट, प्रेशर फ्रॉम द आरबीआई टू रेज इंटरेस्ट रेट? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा। इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय सप्लाई डिस्ट्रप्शंस? ऐसा भी नहीं कह रहा। वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन वेरियस प्राइसेस? ये कह रहा है कि ये वाइड स्प्रेड इंक्रीज के बारे में बता रहा है कि जो प्राइस का प्रेशर है वो जनरलाइज हुआ है कि नहीं। तो वो अगर हर जगह फैल गया है यानी जनरलाइज हो गया, यानी वाइड स्प्रेड हो गया है। तो इस तरह क्वेश्चंस भी आने के पॉसिबिलिटीज काफी बनती है। इन द गिवन पैसेज व्हाट डज द फ्रेज टेक टाइम टू वर्क देयर वे थ्रू मीन? इसका मतलब क्या है? टेक टाइम टू वर्क देयर वे थ्रू, क्विकली सॉल्व प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। ग्रेजुअली हैव एन इफेक्ट? जी। रिमेन स्टैग्नेंट? स्टैग्नेंट माने कि एक जगह अटके रहो, ऐसा भी नहीं है। क्रिएट कंफ्यूजन? ये भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग इन्फ्लेशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी? हमने तीन चीज डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शन के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ओवरऑल टोन क्या है? ह्यूमरस, मजाक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल, सैड हो रहा है, खुश हो रहा है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। एनालिटिकल, क्या कोई एनालिसिस मिली है हमें यहाँ पे? जी हाँ, हमें एनालिसिस मिली है। क्रिटिकल है किसी चीज को लेके? क्रिटिकल थोड़ा सा होता अगर वो पूरे हर पैराग्राफ में आपको बता रहा होता कि यहाँ ये गलत है, यहाँ वो गलत है, या फिर ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। यहाँ पे बस एनालाइज करके एक आखिरी में एक सेंटेंस में लिख दिया कि आप जो कर रहे हो करते रहो, तो क्रिटिकल भी नहीं है। नाइन्थ क्या कह रहा है ये देखो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन फ्रेम किया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रैशनेल बिहाइंड द आरबीआई's डिसीजन to monitor CPI closely while refraining from using interest rates as a policy tool? मेन दिक्कत कहां थी लोगों को? क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आंसर कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से, व्हाट इज द रैशनल? रैशनल माने व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, इसके पीछे किस चीज के? आरबीआई's डिसीजन, आरबीआई ने निर्णय लिया कि कौन सा? कि मॉनिटर करे सीपीआई को क्लोजली वाइल रिफ्रेनिंग। रिफ्रेन करना माने कि कोई चीज ना करना,
रिफ्रेन फ्रॉम होता है हमेशा, रिफ्रेन फ्रॉम व्हाट, यूजिंग इंटरेस्ट रेट्स एज अ पॉलिसी टूल। तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया कि वो इंटरेस्ट रेट को एज अ पॉलिसी टूल नहीं यूज कर रहा है, साथ ही साथ सीपीआई को भी क्लोजली वॉच कर रहा है। पहला, इंटरेस्ट रेट्स आर इनइफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, भले ही आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन पैसेज में कहीं नहीं लिखा है। आरबीआई एम्स टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल बात ही नहीं हुई इसकी। फूड इन्फ्लेशन इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू सीपीआई, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट हो गया। आरबीआई वांट्स टू असेस इफ इन्फ्लेशन इज बीइंग जनरलाइज्ड, ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट की फैक्टर्स डिफरेंशिएट द करंट इन्फ्लेशन सर्ज फ्रॉम प्रीवियस ईयर इंक्रीज, पैसेज के हिसाब से कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं किसको, करंट इन्फ्लेशन सर्ज, अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, और प्रीवियस ईयर्स इंक्रीज, पिछले साल जो इन्फ्लेशन बढ़ा था और जो इस साल इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसमें क्या की फैक्टर हैं जो इनको अलग अलग करते हैं। एनर्जी प्रोडक्ट और फूड प्राइसेस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा है कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सर्ज इज ड्रिवन बाय एक्सेस डिमांड रादर देन सप्लाई डिसरप्शंस। देखते हैं चलो एक बार। फूड प्राइसेस हैव सस्टेन्ड एलिवेटेड लेवल्स व्हाइल एनर्जी प्रोडक्ट प्राइसेस माइट हैव स्टेबलाइज्ड। देखो ये वाला तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि एक्सेस डिमांड नहीं, एक्सेस सप्लाई नहीं, सर्ज इज ड्रिवन बाय सप्लाई डिसरप्शंस रादर देन, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये नहीं है ये है, बट ऐसा है कि ये नहीं है और ये है, तो ये गलत है। फूड प्राइसेस हैव सस्टेन्ड एलिवेटेड लेवल्स, ये तो एकदम साफ साफ पहले पैराग्राफ में लिखा था। व्हाइल एनर्जी प्रोडक्ट प्राइसेस माइट हैव स्टेबलाइज्ड, ये माइट लगा दिया ना कि हो सकता है स्टेबलाइज हो गए, हो सकता है वो भी बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हमें पहला वाला भी इन्फर कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा वाला हम इन्फर कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि प्राइस स्टेबलाइज हो गए हो और अभी फूड प्राइस ही चढ़ा हुआ है। आरबीआई ऑफ इंडिया पॉलिसीज हैव डायरेक्टली इंपैक्टेड फूड इन्फ्लेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने ऑब्जर्व करे कि जिसकी वजह से आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सकती है, वो ये सारे हैं। इसको इत्मीनान से देख लेना, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना, और हो सके तो खुद ही डिक्शनरी में जाके इसके वर्ड मीनिंग समझ के जो आपको आते हैं अपने वोकैब रजिस्टर में नोट कर लेना, जो नहीं आते उसको समझ के नोट कर लेना, और जो आते हैं उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू होने लायक है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ आरसी की पूरी थ्योरी भी एक बार डिस्कस कर लूँ, सो दैट आपको एक ओवरव्यू जनरल आइडिया लग जाए, जिसकी वजह से आप और अच्छे से अप्रोच कर पाओगे आरसी को। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।